आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फैसले के बारे में जो हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 8 अप्रैल 2025 को एक जजमेंट पास किया स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के केस में। वहां पे क्या हुआ कि स्टेट लेजिस्लेचर ने करीब 10 बिल्स प्रेजेंट किए थे गवर्नर साहब के सामने कि गवर्नर साहब उन बिल्स पे अपनी एसेंट दे दें तो वो बिल जो है एक्ट बन जाए। लेकिन गवर्नर साहब जो है बहुत लंबे समय से उस बिल को विदहोल्ड करके रखे थे, उस पे वो कोई एसेंट नहीं दे रहे थे, ना ही उन बिल्स को रिजेक्ट करते थे, ना ही उन्हें रिकंसिडरेशन के लिए भेजते थे। जब मामला बहुत लंबे समय से पेंडिंग चला तो स्टेट गवर्नमेंट पहुंच गया कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के इस एक्शन को बोला कि भैया जो तुम ये एक्शन नहीं कर रहे यहाँ पे, ये एक्शन ना करना आर्बिट्रेरीनेस शो कर रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हो और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को वायलेट करने की कोशिश कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुकता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन फिक्स कर दिया गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए टाइमलाइन भी फिक्स किया गया कि आप इस पर्टिकुलर समय में अगर आपके पास कोई बिल जाता है तो इसी पर्टिकुलर समय के अंदर ही अंदर आप उसको एसेंट दे देंगे, उसे इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए रखेंगे नहीं, उसको डिले नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आपकी आर्बिट्रेरी मतलब आप आर्बिट्रेरी हो रहे हैं, आप जो है डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहे हैं। जी हाँ, इस केस ने बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट छेड़ दिया है, क्योंकि बात आ गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट के, जो कि फर्स्ट सिटीजन है हमारे देश की, जिनके पास बहुत सारी पावर्स हैं, यूनियन गवर्नमेंट की सारी एग्जीक्यूटिव पावर उनके पास है। ऑल्दो उसको एक्सरसाइज करने के लिए उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस लेनी पड़ती है, बट स्टिल वो बहुत ही इम्पोर्टेंट अथॉरिटी है हमारे देश की, तो उनको कैसे जुडिशरी डायरेक्शंस दे सकता है? बात यहाँ पे तूल पकड़ती है। कहते हैं कि जहाँ पे जुडिशरी ने डिसीजन दिया हो डेथ सेंटेंस की, तो उस डेथ सेंटेंस को रेमिट करने की, पार्डन करने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। तो जुडिशरी कैसे प्रेसिडेंट को डायरेक्शन देता है? यहाँ पे बात तूल पकड़ता है और हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ जी ने इस पे अपनी कंसर्न्स को बहुत ही ओपनली रेज करते हुए कहा कि जुडिशरी जो है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट कर रही है। अब ये क्या होता है? तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर में कहते हैं कि देखिए भैया, 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के। पहला आ जाता है लेजिस्लेचर, दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा आता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उन लॉज को इम्प्लीमेंट कराना और जुडिशरी का काम है इंटरप्रेट करना।
तो सबके दायरे फिक्स हैं, सबको क्या काम करना है वो सब कुछ फिक्स कर रखा गया है। पावर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3 ऑर्गन्स में। तो सब लोग अपना अपना काम करे, कोई किसी के काम में दखल ना दे। घर में होता है ना, जब भैया डिस्टर्ब कर रहा हो या दीदी डिस्टर्ब कर रही हो और हम मम्मी से कंप्लेन करते हैं, तो मम्मी क्या कहती है, कहती भाई अपना काम करो, अपने अपने काम पे ध्यान दो, एक दूसरे को डिस्टर्ब मत करो। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि भैया डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के हिसाब से जैसे पावर आपको सेपरेट की गई है, जैसे जैसे आपको पावर दिया गया है, आप उसी के हिसाब से काम करिए। आपको कोई भी दखल देने की जरूरत नहीं है किसी और के मैटर में। अपना काम करो, दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ। जगदीप धनखड़ जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि आर्टिकल 142 जो कि सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है किसी भी पेंडिंग मैटर पे डिक्री या ऑर्डर पास करने का, उस आर्टिकल का मिसयूज कर रहा है जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट उस आर्टिकल को मिसयूज कैसे किए, उन्होंने क्या किया कि जो 10 बिल्स पेंडिंग थे उन सारे बिल्स पे उन्होंने बोला कि इसको डीम्ड एसेंट मान लो, और इन बिल्स को एक्ट बना दिया गया नेक्स्ट डे ही। तो आर्टिकल 142 के रिगार्डिंग श्री जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि ये जो है न्यूक्लियर मिसाइल के तौर पे काम करता है जुडिशरी के पास। ये जुडिशरी के पास 24/7 अवेलेबल है, कभी भी ये इस न्यूक्लियर मिसाइल के बटन दबाएंगे और जितने भी डेमोक्रेटिक ऑर्गन्स है, डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, उनको तहस नहस कर डालेंगे। जुडिशरी के पास एक न्यूक्लियर मिसाइल का जैसा पावर है जो 24/7 उनके पास अवेलेबल है। मतलब वो आर्टिकल 142 का मिसयूज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्या है मुद्दा, इन सब को समझने के लिए हमें केस की बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा कि ये बात कहाँ से शुरू हुई, क्यों इस तरीके के बयान आ रहे हैं, क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट छिड़ गया। ये सब बातें जान के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपकी लीगल नॉलेज बहुत अच्छे से इनहैंस होगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो ठीक है, नहीं भी पसंद आए तो अपने थॉट्स को कमेंट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए हुआ क्या था कि तमिलनाडु के स्टेट लेजिस्लेचर ने कुछ बिल्स पास किए थे, और वो बिल्स रिगार्डिंग यूनिवर्सिटीज, सोशल वेलफेयर और लोकल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग थी। वो बिल जब पास हो गई स्टेट लेजिस्लेचर से, तो वो बिल प्रेजेंट किया गया गवर्नर साहब के पास। गवर्नर साहब का काम क्या था कि बिल को देखते, अगर उन्हें सब कुछ ठीक लगता तो उस पे एसेंट दे देते, नहीं तो विद होल्ड कर लेते अपना एसेंट, या वो बोलते कि इसमें रिकंसिडरेशन की जरूरत है। वो कुछ भी कर सकते थे, आर्टिकल 200 में उनको पावर दिया गया है। लेकिन गवर्नर साहब क्या करते हैं, उस बिल को अपने पास इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए रोक के रखते हैं, ना ही उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ना ही उस पे अपनी एसेंट दे रहे हैं, ना ही उसको विदहोल्ड कर रहे हैं, ना ही रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहे हैं। तो बहुत लंबे समय तक जब बिल उनके पास ही रह गया और वो एक्ट नहीं बन पा रहा था, तो स्टेट गवर्नमेंट को लगा कि भैया ये जो गवर्नर है ना, ये हमारी मतलब हम इलेक्टेड गवर्नर हैं, गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो वहां के लोगों ने उसको चूज किया था वेलफेयर करने के लिए।
तो स्टेट गवर्नमेंट को काम करने से कौन रोक रहा है? गवर्नर रोक रहा है। जब उनको ऐसा लगा तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, एक पिटीशन डालते हैं, रिट जुरिस्डिक्शन के आर्टिकल 32 को यूज करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि भैया गवर्नर हमें काम नहीं करने दे रहा है, क्योंकि हमने उसको बिल दिया है, ना वो रिजेक्ट कर रहा है ना एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब वो नो एक्शन मोड में है, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया वहीं से सारा डिबेट शुरू हुआ, वहीं से चीजों को लोग क्रिटिकली एनालिसिस भी कर रहे हैं। इसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, पर हमें बस इस केस में क्या हुआ ये जानना है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखो गवर्नर भैया, तुम जो है ना डुअल कैपेसिटी में काम करते हो, तुम रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी हो स्टेट के, सॉरी तुम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो स्टेट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बॉडी भी हो। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी हैं स्टेट के, गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन भी हैं, आप बॉडी भी हैं उनके। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस में रह के काम करो, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाने की काम मत करो। जो आपके दायरे को बताया गया है, जो आर्टिकल 200 आपको कह रहा है, उसको एक्सरसाइज करो, उस पावर को एक्सरसाइज करने की कोशिश करो। अगर आप बिना बात के चीजों को डिले करके रखेंगे तो हम इसको क्या मानेंगे? अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानेंगे। आपका जो ये नो एक्शन मोड है ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इलीगल है, और आप क्या कर रहे हैं? आप डेमोक्रेसी को वॉयलेट कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वॉयलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 200 जिसका मार्जिनल नोट है एसेंट टू बिल, उसको इंटरप्रेट किया। उन्होंने कहा कि देखो, जब भी कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर से पास होके गवर्नर के पास आता है तो गवर्नर के पास 5 पावर्स हैं, वो 5 पावर को समझते हैं। पहले उन्होंने कहा कि देखो बिल आ गया तुम्हारे पास, तुम्हें पसंद आता है तो तुम क्या करोगे? उस बिल पे अपनी एसेंट दे दो। जब आप एसेंट देंगे तो वो बिल क्या बन जाएगा? वो बिल एक्ट बन जाएगा। जब वो बिल एक्ट बन जाएगा तो कानून लागू हो जाएगा राज्य में। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप अपनी एसेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उन स्टेट्स की, उनकी हेल्प लेंगे, उनकी एड एंड एडवाइस पे ये काम करेंगे। ये आप डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, और इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। कहते हैं कि आप अगर अपनी एसेंट को विदहोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे करेंगे। और जब आप अपनी एसेंट को विदहोल्ड करते हैं तो वो एब्सोल्यूट वीटो को एक्सरसाइज कर रहे हैं आप। तीसरा इन्होंने कहा कि भैया आप चाहे तो इस बिल में अगर आपको कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है, आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं? सस्पेंसिव वीटो को यूज कर सकते हैं। मतलब उस बिल को आप स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजिए कि इसमें जो है तुम कुछ और भी चीजें चेंजेस करो, ये चीज, इसमें ये चीजें से मैं खुश नहीं हूँ, इन प्रोविजंस को हटाइए। तो उसे हम बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। फिर तीसरा
चौथा पावर आता है पॉकेट वीटो का, जहां पे आप नो एक्शन मोड में होते हैं, ना आप रिजेक्ट कर रहे हैं, ना एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना ही उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहे हैं, तो वो क्या हो गया, पॉकेट वीटो हो गया। और पांचवा पावर वो पावर कि भैया अगर आपको लगता है कि इस बिल में कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे प्रेसिडेंट को इस बिल को रिकंसिडर करना चाहिए, उसमें इनको कंसिडरेशंस देना चाहिए, तो आप उस बिल को रिजर्व करके अपने पास रख सकते हैं। तो ये 5 पावर्स हैं आर्टिकल 200 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया तुम आर्टिकल 200 में जो पावर दिया है उसको यूज करो, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप जो है वाइसरॉय बनने की कोशिश मत करिए जो ब्रिटिश के समय में थे, ना ही आप अपनी दादागिरी दिखाइए, ना ही आप ओम्बड्समैन बनने की कोशिश करो। आप पैरेलल गवर्नमेंट भी नहीं हो। आपका काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो भी ऑब्लिगेशंस दिए गए हैं उनको फुलफिल करिए, उनके हिसाब से एक्ट करिए। आप ओम्बड्समैन मत बनिए कि आप जो है चीजों में टांग अड़ा रहे हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको काम करने से रोक रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया कि वो जो 10 बिल्स गवर्नर के पास थे जिनको गवर्नर एसेंट नहीं दे रहा था, आर्टिकल 142 के प्रोविजन को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे 10 बिल्स को क्या कहा, डीम्ड एसेंट दे दिया। बोला कि मान लो कि गवर्नर ने साइन कर दिया है, और जैसे ही डीम्ड एसेंट दिया वैसे ही नेक्स्ट डे वो सारे बिल एक्ट बन गए। और उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे ऊपर एक टाइमलाइन फिक्स करते हैं, किसके ऊपर, गवर्नर के ऊपर और प्रेसिडेंट के ऊपर। कहते हैं कि हम इसलिए टाइमलाइन फिक्स कर रहे हैं ताकि आप आर्बिट्रेरी वाली हरकतें ना करिए, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम ना करिए, आप इलीगल डिले ना करिए, गवर्नमेंट के काम में टांग भी मत अड़ाइए। मतलब कोई चीज आपके पास गई तो उसको एसेंट देके खत्म करो। उन्होंने एक टाइमलाइन फिक्स कर दिया प्रेसिडेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर के लिए भी। तो टाइमलाइन क्या है, अभी मैंने आपको एब्सोल्यूट वीटो समझाया। तो उन्होंने कहा कि अगर आप एब्सोल्यूट वीटो का पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब आप अपनी एसेंट को विदहोल्ड कर रहे हैं या बिल को रिजर्व कर रहे हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट भाई इसको कंसिडर करेंगे, प्रेसिडेंट साहब इसको कंसिडर करेंगे, और ये काम आप कैसे कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे अगर करते हैं तो आपके पास 1 महीने का समय है, 1 महीने में अपनी एसेंट दे देना उस बिल को। दूसरा इन्होंने कहा कि अगर आप बिल को विदहोल्ड कर रहे हैं, मतलब उस पे एसेंट को विदहोल्ड कर रहे हैं या बिल को रिजर्व कर रहे हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे आपने एड एंड एडवाइस नहीं लिया है, किससे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, तो आपके पास 3 महीने का समय है। उन्होंने तीसरी बात बोली कि देखो भैया, अगर आप बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के पास फिर से भेज रहे हो और स्टेट लेजिस्लेचर आपको सेकेंड टाइम बिल वापस भेजते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर एसेंट देना है। गवर्नर तक तो बात ठीक थी, लेकिन उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी टाइम बाउंड कर दिया। कहते हैं कि भाई आपके पास भी 3 महीने का समय है। अगर आपके लिए बिल को रिजर्व किया जा रहा है आर्टिकल 200 में,
तो आर्टिकल 201 में कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं थी, इनडेफिनिट टाइम पीरियड था प्रेसिडेंट के पास कि वो जब चाहे तब एसेंट दे, चाहे तो ना दे। उनके पास अनलिमिटेड टाइम था। लेकिन इस केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारे पास टाइम तो मतलब आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं था, पर मैं आपको बाउंड करता हूं कि आप 3 महीने के अंदर अंदर अपनी एसेंट उस बिल के रिगार्डिंग दे दीजिएगा। ये भी बोला गया कि जो ये डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर यूज कर रहे हैं, इनकी डिस्क्रिशनरी पावर पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और भी कहा गया कि सिर्फ गवर्नर की ही पावर पे नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट बल्कि प्रेसिडेंट के भी प्रेसिडेंशियल एक्शन पे जुडिशियल रिव्यू होगा। अगर आप कोई भी डिले करते हैं एसेंट देने में, तो आप राइटिंग में हमें बताइए उसके पीछे का रीजन क्या है। अगर अननेसेसरी डिले हो रहा है तो वो इलीगल है। कहते हैं आपको डिले एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस के रिगार्डिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो गवर्नर, तुम्हारे पास कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं, न ही तुम्हारे पास पॉकेट वीटो है, तुम नो एक्शन मोड में नहीं जा सकते। यू आर नॉट अ पैरेलल गवर्नमेंट। आपको एज अ फ्रेंड, एज अ फिलोसफर काम करना पड़ेगा। आप स्टेट गवर्नमेंट को वहां पे सपोर्ट करिए, उनके कामों में हिंड्रेंस पैदा करने की कोशिश मत करिए। उन्होंने प्रेसिडेंट के भी वीटो पावर पे लगा ही दिया 3 महीने का समय के 3 महीने में अगर एसेंट देना है तो दो, रिजेक्ट करना है तो करो, विद होल्ड करना है तो करो। और अगर आपको कोई सुझाव देना है स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को तो वो भी दे दो। लेकिन 3 महीने का ही समय है 201 के हिसाब से, उन्होंने ऐसा इंटरप्रेट किया। जब बात प्रेसिडेंट साहब की आ जाती है, मतलब जो हमारी सबसे पावरफुल अथॉरिटी है हमारे देश की, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट के, उनकी जब बात आती है तो बात तूल पकड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट शुरू हो जाते हैं। और राज्यसभा के इंटर्न्स को संबोधित करते हुए हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि आर्टिकल 142 को यूज करके जो सुप्रीम कोर्ट ने उन 10 बिल्स को डीम्ड एसेंट दे दिया और वो बिल तुरंत एक्ट बन गए, तो भैया आर्टिकल 142 के जो तुम पावर्स को यूज कर रहे हो ना, तो ऐसा लगता है कि जुडिशरी के पास एक न्यूक्लियर मिसाइल है जो उनके पास 24/7 अवेलेबल है, और वो उस मिसाइल की बटन दबाएंगे और डेमोक्रेटिक फोर्सेस को तहस नहस कर देंगे। पहली चीज उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा जिस हिसाब से आर्टिकल 142 इन्वोक किया जा रहा है, उस हिसाब से आप जो बैलेंस ऑफ पावर है अमंग द ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिकल 142 क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई मामला पेंडिंग है तो वो उसके रिगार्डिंग डिक्री दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, और वो डिक्री और ऑर्डर जो भी होगा वो इन्फोर्सेबल होगा। शैल बी इन्फोर्सेबल लिखा है, मतलब वो मैंडेटरी प्रावधान है कि मैंडेटरी रूप से उसको आप इन्फोर्समेंट में ले आएंगे। तो जैसा आपने ऑर्डर दिया इस केस में आर्टिकल 142 को यूज करते हुए, तो आपकी इस हरकत से हमें ऐसा लग रहा है कि आपके पास एक न्यूक्लियर मिसाइल है जो 24/7 अवेलेबल है। किसके पास? जुडिशरी के पास।
उन्होंने दूसरा रेफरेंस दिया आर्टिकल 145 के सब क्लॉज 3 को रेफर करते हुए उन्होंने कहा कि देखो भैया, जुडिशरी का काम क्या है। जब हमने डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ा कि जुडिशरी का काम है इंटरप्रेट करने का, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को एग्जीक्यूट कराने का, लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाने का। तो कहते हैं जुडिशरी का काम जब इंटरप्रिटेशन का है तो इनको बोल रहे हैं कि आप सिर्फ इंटरप्रिटेशन करो, आप लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस में इंक्रोचमेंट मत करिए, उनको उनका काम करने दीजिए। आर्टिकल 145 कह रहा है कि देखिए भैया, अगर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है और आपको लगता है कि इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रावधान को इंटरप्रेट करना है, तो ऐसे केस में आप इंटरप्रिटेशन करो, आपको कोई नहीं रोक रहा, आप इंटरप्रिटेशन करिए, बढ़िया से इंटरप्रेट करिए। लेकिन आप वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात की गई कि 5 जजेस की बेंच बैठनी चाहिए, उस बेंच के हिसाब से आप जजमेंट दीजिए। आपने इस केस में क्या हुआ कि सिर्फ 2 जजेस की बेंच बैठी हुई थी और साथ ही साथ क्या हुआ कि जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आ रहा था तो जब 5 मेंबर ऑफ जजेस की बात की गई थी कि 5 जजेस की बेंच बैठनी है, तो वो क्यों नहीं बैठी और इंटरप्रेट करने को कहा था। आपको ये तो बोला नहीं गया है आर्टिकल 145 के तहत कि आप जाके लेजिस्लेटिव का काम करने लगेंगे या एग्जीक्यूटिव के रोल्स को आप के फंक्शंस को आप जो है एक्सरसाइज करने लगेंगे, ऐसा तो कहा नहीं है 145 में। 145 में तो यही कह रहे हैं ना 145 के क्लॉज 3 में कि भैया इंटरप्रिटेशन करो, अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो वहां पे आप उसको आर्टिकल जो भी प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन के उसको भी इंटरप्रेट कर लीजिए। लेकिन ये भी बात उन्होंने उठाई कि देखिए, जब हमारा संविधान बना या जब भी ये प्रावधान रखा गया कि हमारे पास 5 जजेस की बेंच होनी चाहिए, उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 8 जजेस थे। लेकिन आज की डेट में हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? 31 जजेस हैं। तो ये जो 5 जजेस की बेंच है, इसके भी नंबर्स में, इसके भी मेंबर्स में थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए, इसको भी अमेंड या मॉडिफाई किया जाए। उन्होंने कहा जगदीप धनखड़ जी ने कि आप इंटरप्रिटेशन करो, इंक्रोचमेंट का काम मत करो। फिर बात ये भी आई कि जब आपने प्रेसिडेंट साहब को डायरेक्शन दे दिया, कैसे दिया, किस बेसिस पे दिया, ये भी बताइए। और उन्होंने कहा कि जब प्रेसिडेंट और गवर्नर को आप जो है डायरेक्शंस दे रहे हैं तो आप बैलेंस ऑफ पावर को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ये आपने आर्टिकल 142 को यूज करके एक्शन लिया है, मतलब 10 बिल्स को डीम्ड एसेंट दिला दिया कि मान लो कि गवर्नर ने साइन किया है, तो आप क्या कर रहे हैं? आपने एक तो इंटरप्रिटेशन भी करोगे, साथ ही साथ जुडिशरी के फंक्शन को तो आप एक्सरसाइज कर ही रहे हो, लेजिस्लेटिव और अपने एग्जीक्यूटिव के भी फंक्शंस को आप क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि क्या जुडिशरी सुपर पार्लियामेंट बनने की कोशिश कर रहा है? जो ऊपर लिखा हुआ है जुडिशरी इज इक्वल टू सुपर पार्लियामेंट, उन्होंने कहा कि जुडिशरी इज एक्टिंग लाइक अ सुपर पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट का काम है एग्जीक्यूट करने का या जो भी लेजिस्लेशन में है लॉ बनाने का, तो जुडिशरी सब कुछ कर रहा, तो क्या जुडिशरी सुपर पार्लियामेंट बन गया है?
ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि आप जो है अपने काम पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, मतलब यू आर नॉट अकाउंटेबल व्हाट यू आर डूइंग। आप अपने काम के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ लैंड आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ऐसा उनका कहना था। जस्टिस वर्मा का जो केस था उसके रिगार्डिंग जब एफआईआर नहीं हुई तो उसके बारे में वो कह रहे हैं कि इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इनके मैटर्स पे, और ये सुपर पार्लियामेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो वर्ड्स आए इसमें, एक तो न्यूक्लियर मिसाइल को, आर्टिकल 142 को न्यूक्लियर मिसाइल बोला गया और जुडिशरी को सुपर पार्लियामेंट बोला गया। और तीसरा पांचवा एक और मुद्दा इसमें उठता है रिट जुरिस्डिक्शन को लेके, कि ये जो मैटर है ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है आर्टिकल 32 के माध्यम से। रिट पिटीशन फाइल किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्टिकल को एक्सरसाइज किया, मतलब उस केस को ध्यान में रखा, उस केस पे अपना डिसीजन दिया। तो कहा गया कि कैसे उन्होंने जो भी आर्टिकल 361 में इम्यूनिटी प्रोवाइडेड है प्रेसिडेंट और गवर्नर को, उस चीज को कैसे ध्यान में नहीं दिया और कैसे उन्होंने इस रिट को इशू कर दिया। तो ये भी एक चर्चा का विषय था। तो देखिए, जो हमारे धनखड़ जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट सर हैं, उनका जो कंसर्न है वो भी अपनी जगह वैलिड है। क्योंकि देखो, हमारा काम क्या है, हमारा काम है इस केस को समझना। क्योंकि क्या होता है, जितने भी रिटन एग्जाम्स होते हैं उसमें ये केसेस पूछ लेते हैं, हो सकता है पूछ ले जाए कि जुडिशरी इज इक्वल टू सुपर पार्लियामेंट या जुडिशरी इज एक्टिंग लाइक अ सुपर पार्लियामेंट। इस बात को क्रिटिकली एनालिसिस करिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बात किस माध्यम से कही गई है। तो ये केस सिंपल नहीं है, मैं ये कहूंगी कि ये केस सिंपल नहीं है। गवर्नर का काम भी प्रॉब्लमेटिक था, और जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया वो भी अनप्रेसिडेंटेड था। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रेसिडेंट को डिरेक्शन दिया जा सकता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट सर का भी कंसर्न वैलिड है, और सुप्रीम कोर्ट का जो इंटेंट है वो भी वैलिड है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये काम क्यों किया, आर्टिकल 142 को एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के लिए उन्होंने एक अच्छा प्रोसीडिंग हो जाए, मतलब वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं, ताकि जो गवर्नर जो है, गवर्नर साहब, उन्होंने जो ये काम को इतने दिन तक पेंडिंग में डाला, उस काम के रिगार्डिंग कंप्लीट जस्टिस हो सके, इसलिए आर्टिकल 142 को यूज किया गया। उसको यूज करके उन्होंने ऐसा डिसीजन दिया। तो हर किसी का इंटेंशन, हर किसी का एंगल समझना अपना काम है, कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है। मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गन के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बोलना चाहती, अपना काम है लीगल नॉलेज को इन्हांस करना। क्योंकि आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि कंट्रोवर्सी क्या थी, आपसे पूछेगा कि क्रिटिकल एनालिसिस करो इस केस को, ये केस किसके रिगार्डिंग है ये पूछा जा सकता है। इसलिए इस केस के माध्यम से मैंने आपको बताया, इस वीडियो के माध्यम से इस केस में क्या हुआ, कैसे कैसे चीजों को बोला गया, किस तरीके से आर्टिकल्स को यूज किया गया, और कैसे फटकार लगाई गई गवर्नर को। आई होप सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और अगर क्लास पसंद आती है
या ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने फैमिली मेंबर्स को जिन्हें लीगल नॉलेज के एस्पेक्ट में इंटरेस्ट है उनको मेरी वीडियो जरूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर इस मैटर पे आपके क्या थॉट्स हैं, क्योंकि हमें तो कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना, पर आपके थॉट्स क्या हैं? आपको क्या लगता है कि सच में सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन के माध्यम से इंक्रोचमेंट किया है लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पे, या वो चेक एंड बैलेंस वाले रूल के हिसाब से एग्जीक्यूटिव को चेक कर रहे हैं? ये क्या आप इस पूरे केस में आप क्या सोचते हैं, ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लोगों से शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।